Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना हालेपोटो और जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं HR के हवाले से, और उनका एक मानना है कि जो खातून है उनका भी पूरा हक है कि वर्क प्लेस पे जाएं, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस मिले, और वो कहती हैं डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इन बड़ा ज़बरदस्त अच्छे से पोर्ट्रे किया कि आपके मीटिंग इनवाइट्स तो आते हैं, ठीक है, मीटिंग इनवाइट्स के बाद हम बोर्ड रूम में एंटर होते हैं, हमारी सीट कौन सी है, सीट भी मिल जाती है, क्या हमारे ओपिनियन, हमारी आवाज़ सुन के उस पर एक्शंस या एग्जीक्यूशन होते हैं नहीं होते, ये है कंप्लीट DEI। मेरा अगला ये सवाल है कि जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी प्रोग्राम को आप डिज़ाइन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसीज़, SOPs, लॉज या कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। DEI को लेते हुए पाकिस्तान में कौन से एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती हैं थ्रू लीगल प्रैक्टिसेस? बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक पूरा एक्ट है जो कि 2010 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सो इट्स डेडिकेटेडली गिवन एन एक्ट फॉर द वर्क प्लेसेस। और वो जो एक्ट है वो बहुत डिटेल में डिफ़ाइन करता है कि क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें एक खातून जो किसी भी इंसिडेंट को कैटेगराइज कर सकती है हैरेसमेंट में, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। द एक्ट डिमांड्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ कमेटी जिसमें कम से कम एक खातून का होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उसको वो कंफर्ट जोन हो कि वो किसी से बात कर सकती है, वो सेफ स्पेस मिल सकता है उसको बात करने के लिए। सो DEI का हरासमेंट से क्या ताल्लुक है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये थोड़ा समझा दें। मेरे ख्याल है जहाँ भी बात आएगी जेंडर की तो हैरेसमेंट की बात डेफिनेटली आ सकती है। एंड पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में DEI को क्या समझा जा रहा है? इज इट अ कॉस्मेटिक फंक्शंस लाइक अदर फंक्शंस? क्या ये HR के कोर फंक्शंस की तरह एक ऐसा कोर फंक्शन है जिसके बगैर अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है या कठिन है? जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक कॉस्मेटिक फंक्शन समझा जाता था, अब ये कोर फंक्शन बनता जा रहा है। पेरोल है, हायरिंग है, आपका HR ऑपरेशंस है, पीपल सर्विसेज है, ये सारे कोर फंक्शंस हैं। क्या आप समझती हैं कि DEI को ये वाली चीज़ मिल चुकी है कि इट हैज़ बिकम अ कोर फंक्शन, और इज इट जस्ट कॉस्मेटिक फंक्शन? मेरा ख्याल है हम उससे थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में डेडिकेटेड टीम हैं जो इस एजेंडा को आगे लेके चल रही हैं। चैलेंजेस इसमें यही है कि कोई भी प्रैक्टिसेस जब हम करने जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इज़ अराउंड जेंडर डाइवर्सिटी ओनली। तो जो प्रोग्राम्स इनिशिएट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ख़वातीन का उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी होता है, लेकिन क्या ख़वातीन को वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगी एजुकेशन की। अगर आप पाकिस्तान का लैंडस्केप देखें, 40% पॉपुलेशन अर्बन में बैठी हुई है, 60% रूरल में है। क्या उनके पास इक्वल एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं, या वो उस क्वालिटी की एजुकेशन है? तो जो आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल में बैठा हुआ है, वहाँ से जो टैलेंट आएगा उसका लेवल क्या होगा? तो जब वो टैलेंट अगर इस लेवल का होगा तो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो सकें, तो जो टीम्स इस एजेंडा को लेकर चल रही है उनकी थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस लेवल का नहीं है बाय विच ऑफ एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज और ग्रूमिंग और एक्सपोजर, तो वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले तो अपन को तैयार करें, उस बेसलाइन पे लेके आए, उस पार पे लेके आए जहाँ पर वो अर्बन का मुकाबला कर सके। और फिर एक बहुत बड़ा मुश्किल मरला होता है जो कंपटीशन है टैलेंट का इस मार्केट में, कि उसको बीट करते हुए वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो सकें। जब वो एंटर हो जाते हैं उसके बाद फिर उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्सपोजर एंड बैकग्राउंड्स। रिजवाना, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, वो फीमेल्स को इसलिए हायर नहीं करते या रिलक्टेंट होते हैं रिटेन करने में क्योंकि उनके पास आने वाले ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 4 या 6 महीने की लीव है जिसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है, वो प्रॉब्लम है। या फिर जब वो हमारे पास काम करने आती हैं, बीच में कहीं उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि वो सिंगल में से मैरिटल स्टेटस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम अपने नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज हैं जो अनप्रोडक्टिव है हमारे लिए, इसको मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी रिलक्टेंट टू हायर फीमेल्स। इस कॉन्सेप्ट, इस नजरिए के बारे में आपने क्या ख्याल? थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरा इस पर रंजीत। वो इस तरह से कि जो ये 4 या 6 महीने की लीव है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, प्लीज डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम, प्लीज। इट्स अ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो खातून को सर्व करना पड़ती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है जिसको गुजरना पड़ता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो इस मामले में सेंसिटिव नहीं है, देन आई रियली क्वेश्चन देयर
बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग इन बिजनेस, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करी वो इस तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश करी हैं कि 6 महीने की लीव दे देती हैं, एंड देन देयर आर स्टैंडर्ड पॉलिसीज कि उन 6 महीनों में कवर हायर होगा, बिल्कुल सही। ताकि वो जो एम्प्लॉय जो घर में उस जिम्मेदारी निभा रहा है उस पर कोई प्रेशर ना आए, और बाद में जब वो वापस आए तो काम रुका हुआ ना हो या हैम्पर ना हुआ हो, किसी और ने उस काम को उसी हिसाब से उसी स्पीड से चलाया हो। उसके बाद एक ओवरलैप पीरियड होता है। राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक और काम कर रही है क्योंकि हर एक को वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो रिटर्नशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान आर नाउ हायरिंग दोज वुमेन जो किसी वजह से करियर ब्रेक पे गई हुई हो, राइट। 1 साल 2 साल, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसकी तरबियत अभी भी हमारे माशरे में खातून का ही जिम्मेदारी है। अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहाँ पे ये म्यूचुअल या जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो जब खातून ने ये जिम्मेदारी निभानी होती है तो वो जो ब्रेक होती है वो समटाइम प्रोलॉन्ग हो जाती है। उसके बाद वापस कॉर्पोरेट ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एब्सोल्युटली। बट ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉन्शियसली स्टार्टेड दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जहाँ पर रिटर्नशिप्स होती हैं। उनको ऑफ कोर्स वो उसी पार पे नहीं होता जहाँ पे वो छोड़ के गई होती है, लेकिन इट्स अ गुड किक स्टार्ट, इट्स अ गुड गेटवे टू ओपन द डोर्स फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। Right. Don't you think it's a cost for the company to introduce DEI program? Because इसका रिटर्न हम मेजर नहीं कर सकते। ट्रेनिंग का फिर भी मेजर हो सकता है, DEI का रिटर्न मेजर नहीं हो सकता। या फिर ये एक मिथ है जो ये कहा जाता है कि ये जस्ट अ कॉस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट इफेक्टिव प्रोग्राम। व्हाट इज योर से ऑन इट? I won't call it a cost rather than an investment. Right. Because इन्वेस्टमेंट है उस टैलेंट में जो एक सोची समझी जिम्मेदारी की वजह से ब्रेक पे है। अगर उसको वापस लेके आना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट और इसका म्यूचुअल बेनिफिट है टू द टैलेंट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। एंड मेरा अगला सवाल आपसे, हाउ इफेक्टिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इन चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स DEI? अगर मैं पब्लिक अवेयरनेस की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से गिनी चुनी फिंगर टिप्स पे होंगी जो अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही हैं। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और लोग करना भी नहीं चाहते। इसके बारे में क्या ख्याल आप? मेरा ख्याल है थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ कर रही हैं और स्पेशली फ्रॉम देयर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक भी काम इस मद में कर रही है तो मेरे पास 7 प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में जिसमें मैं हर जगह पे वो रील चलाऊंगी, वो कैंपेन चलाऊंगी जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन हो कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ। और भरी हुई है सोशल मीडिया आपकी इन इस तरह के केसेस में। सो अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है, लोग उसको किस तरह से अडॉप्ट करें ये अलग एक प्रॉब्लम है। सो अगर हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा केस स्टडी ले लेते हैं जो रिजवाना को हम हैंड ओवर करते हैं। रिजवाना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% मेल डोमिनेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर खवातीन काम करती हैं। DEI का कुछ भी नहीं होता। आपको दोनों में से अगर कोई टास्क दिया जाता तो आप कैसे शुरू करती? 100% मेल डोमिनेंट को कैसे कन्वर्ट करते DEI वाले माहौल में, और जहाँ पर मेल और फीमेल्स हैं वहाँ DEI कैसे स्टार्ट करती? आपके इनिशिएटिव्स क्या होते? आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या होता? हाउ वुड यू डू दैट प्लीज? अगर तो मेल डोमिनेटेड कॉर्पोरेशन है कोई, वहाँ पर इसका मतलब है कि उससे पहले सारे रोल इस तरह से मैप हुए हैं कि जहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात काम कर सकते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा, और बहुत बड़ी साइज की ऑर्गेनाइजेशन, साइज भी बता देता, 4-5 हज़ार एम्प्लॉइज काम कर और 100% मेल डोमिनेंट। How would you do that? Bringing in women in that organization will not be easy. Trust me, it will be very difficult. It has to come from the top. Yes. अगर आपकी टॉप लीडरशिप इस बात पे आमादा है और वो कन्विंस्ड है कि खातून का इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को किसी भी हिसाब से चेंज करेगा, बॉटम लाइन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बॉटम लाइन चेंज। मैं आपको दो चार वो बता देता हूँ, माइंड सेट्स बता देता हूँ। माइंड सेट ये कि खातून आएगी, माहौल थोड़ा सा इफेक्ट होगा। खातून होगी तो एक कॉस्ट बढ़ेगी। खातून होगी तो मुझे अलग से उनको एक जगह बनाने की देनी पड़ेगी। खातून होगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जिसको अभी मैं अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। जैसा चल रहा है, धंधा तो हो रहा है ना, कारोबार तो हो रहा है। वाई शुड आई टेक चिक वाई शुड आई टेक दिस बर्डनिज्म इन माई ऑर्गेनाइजेशन? मैंने शुरू में एक बात बोली थी, अगर आपकी लीडरशिप का एक जो इंस्टांस है वो ये है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाना है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। आप बाहर से कोई इन्वेस्टर ला के दिखा दें जो किसी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जिसमें सिर्फ मेल हो। जो एक लिस्ट होती है, जो एक स्कोप होता है किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर का, उसकी चंद बड़ी रिक्वायरमेंट में एक ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि मेल फीमेल रेशो क्या है इन द वर्क प्लेस। बिल्कुल सही है। तो अगर तो इंटेंट ऐसा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत आगे जाना है और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने हैं, सो इन सारे शराइत को, चाहे अब वो आप लाइकली करें या अनलाइकली करें, चाहते हुए करें या ना चाहते हुए करें, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि खातून को लेना है। दूसरी बात मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी।
आप एक कमरे में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, जिस इंस्टांस में जिस पोस्चर में आप बैठे होंगे वो बिल्कुल फ़र्क होगा। अगर उस कमरे में खातून आ जाए वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो सुधर जाएंगे। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी और वजह है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडरिंग टू इंडक्ट वुमेन, राइट। ताकि बिहेवियर, कंडक्ट, ओवरऑल जो आपका एक और लफाजी लैंग्वेज में बड़ा बदलाव आ जाता है। इस वजह से स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्लांट्स पे खवातीन को इंडक्ट करती है पैकेजिंग लाइंस, ये इन दी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, ऐसा ही। ताकि जो माहौल है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ हो, जो लैंग्वेज यूज होती है, जो पोस्चर्स यूज होते हैं, तो इस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो एक ऑरा होता है वो यकीनन चेंज हो जाता है। कुछ सही है। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस अबाउट DEI, क्यों ये प्रोग्राम या ये इनिशिएटिव इतना ओपनली मार्केट पे नहीं आ रहा? मैं मानता हूँ लीडरशिप का कसूर है, ये भी कसूर है कि ख़वातीन शायद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही, इसको प्रमोट करने में, इसको आगे ले जाने में। या आपको क्या लगता है कि क्या मिसकंसेप्शन हो सकता है? मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी जो वजह है वो यही है कि हमारे दिमाग, हमारे जहन में एक लेबल लगा दिया है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंपनी के CEO से मिलना है, तो आपके जहन में पहली जो शबीह आएगी वो एक मेल CEO की आएगी। वो हमने लेबल लगा दिया है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं कि हम किस हद तक अपने आप को ये मनवाने पे तैयार हैं कि ख़वातीन इक्वल रोल प्ले कर सकती हैं, साइड बाय साइड चल सकती हैं, शाना बशाना काम कर सकती हैं, हर उस रोल पे जिस पे कोई भी मर्द कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इस वक्त मुंसलिक हूँ, अभी हमने रिसेंटली ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स का एक बैच इंडक्ट किया है। 70 इंजीनियर इंडक्ट किए हैं, जिसका 50% आर ख़वातीन, 50% आर मर्द हजरात। अब इंजीनियर्स अगर मैं इस क्वांटिटी में इंडक्ट कर सकती हूँ और उनमें से कोई एक भी खातून इंजीनियर ऐसी नहीं जो हेड ऑफिस में एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठी हो, all of them are at plants having screws and climbing up on the bowsers and checking all the measurements, जो एक आम इंजीनियर लड़के से एक्सपेक्टेशन हो। सो यानी कि ये मिसकंसेप्शन में दूर हो गया कि ख़वातीन जो है वो फिजिकली इतना फिट नहीं होती जैसे मर्द हज़रात होते हैं, लेकिन अगर ये बात कर रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ प्लस पॉइंट एज वेल। मैं आपको का एग्जांपल दूंगा, वहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, खातून का एग्जैक्टली नाम याद नहीं, उसने से मुझे मैसेज किया लिंक्डइन पे, सर आपकी जो चंद कहीं भी बातें थी ना मेहरान यूनिवर्सिटी में, आज मुझे काम आ गई, थैंक यू वेरी मच, कि लड़का और लड़की इक्वल है। पता नहीं हमने किस मोशन में ये बात कही होगी, आज वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इनका जो हब चौकी पे प्लांट्स हैं, उस प्लांट पे वो काम करती हैं, वो गर्मी सर्दी इक्वल लड़कों से शाना बशाना काम कर रही है। और इस वाला लास्ट मैसेज आपसे हम सुनना चाहेंगे, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू ऑर्गेनाइजेशन जस्ट स्टार्टिंग देयर DEI जर्नी इन पाकिस्तान, और DEI को लीडरशिप कैसे परसीव करें, उनको हम कैसे माइंडसेट डेवलप करें कि आपको DEI की तरफ जाना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की भी बात हो रही है कि अगर आपके पास ख़वातीन नहीं है वो कैसे इंडक्ट करें आप, अगर आपके पास ख़वातीन हैं तो DEI की कल्चर को कैसे प्रमोट करें, लीडरशिप को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग वुमेन इन डिफरेंट फंक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल से नहीं भी स्टार्ट कर सकते, एटलीस्ट एंट्री लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे ब्रिंग इन वुमेन जो जिनको आप ट्रेन कर सकें। ऑफकोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने दो तरीके होते हैं काम करने के। जब कोई भी स्टूडेंट जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो कोई भी वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट सीख के नहीं आता। गिव देम एटलीस्ट द अपॉर्चुनिटी टू गेट थ्रू दोज प्रोसेसेस जहाँ पे वो ये बात सीख सकते हैं। एंड जिस तरह मैंने अभी ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की बात की, अगर इस तरह एक वुमेन डेडिकेटेड प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएँ जिसमें सिर्फ ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के उसमें फिर वो लीडर बाय लीडर ऊपर चढ़ें और आगे बढ़ें और तरक्की करें, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी एक मिसाल कायम हो सकती है। और जब आप किसी भी प्रोग्राम में इस तरह के प्रोग्राम को इनिशिएट करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो बाकी की जो पॉपुलेशन है, जो मेल सिस्टम एक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है, वो सेंसिटाइज ज़रूर, ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्योंकि अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी ना हुई तो उन सब ख़वातीन की मेहनत, उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट बी देयर। एक छोटा सा इसमें ऐड कर देते हैं, बिकॉज मैं चाहूँगा इसमें हम जिक्र करें, ख़वातीन को लेबल किया गया है चंद डिपार्टमेंट्स के लिए बनी है। अगर MBBS की बात की जाए तो मोस्टली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़्यादा देखी गई हैं खातून। अगर हम फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो उनको मोस्टली रिसेप्शनिस्ट के रोल्स, पैकेजिंग के रोल और प्रोडक्शन की जो आपकी कार्टन पैकिंग रोल होता है वो वाला दिया गया है। फार्म डी की अगर हम बात करें तो वो QA/QC की हद तक वो मौजूद हो चुकी हैं। और हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो HR है उनका एक पास, और जो आपकी कस्टमर सर्विसेज हैं या फिर आप इसको कहते हैं कि बैक सपोर्ट की जो कॉल्स होती हैं,
या आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड की बैंकिंग के अंदर सेल्स होती हैं, बड़े फंक्शन में बहुत कम देखी गई हैं। बड़े फंक्शन मीन्स वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत कम है, आईटी में बहुत कम मिलेंगी, और उसके बाद जो डेटा का काम है, डेटा साइंस का काम हो रहा है, उस पर बहुत कम है। क्या हमने ये खामखा का लेबल किया हुआ है या खवातीन का हाकिम नहीं है उन बड़े डिपार्टमेंट में जाने का? आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं अभी भी समझती हूँ कि ख़वातीन को भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एज वेल। हमारी अंडरस्टैंडिंग टू द बिजनेस अक्यूमेंट इज़ वेरी लिमिटेड। जहाँ पर बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप लेवल तक जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका क्रॉस फंक्शनल रोटेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैंने एचआर ज्वाइन किया है, 15 साल हो गए मैं एचआर में ही काम कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने एचआर के सारे पोर्टफोलियोज़ कर लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता मे बी कि कमर्शियल फंक्शन किस तरह रन होता है, बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह रन होता है। सो ख़वातीन को भी ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने आप को ओपन रखें टू द अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड एक्सप्लोर द क्रॉस फंक्शनल एवेन्यूज़, जिसकी वजह से फिर आपको और ऊपर जाने के मौके मिल सकते हैं। आप मुशर्रफ हाई को ले लें, यूनिलीवर की वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं। आप नाज खान को ले लीजिए, वो एंग्रो की ग्रुप सीएफओ रह चुकी हैं, के इलेक्ट्रिक की चीफ कमर्शियल ऑफिसर रह चुकी हैं, और आजकल वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रही है। और भी बहुत सारे नाम हैं खवातीन। वो शादिया हैं जो बड़ा ग्लोबल सीईओ यूनिलीवर रह चुकी हैं। मेरे ख्याल से फिलिपीन में, श्रीलंका को कोई असाइनमेंट करें, वो पाकिस्तान में यूनिलीवर की जो है ना वो मेरे ख्याल से वो सीईओ थी या एमडी थी। Yes, now these are not functional specialists. नहीं। They have gone out of their bounds and limits to explore more revenue. Absolutely. मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है उन खवातीन के लिए जो इस लीडरशिप जर्नी में आगे जाना चाह रही हैं, बिल्कुल सही। to stay open and have a stronger business acumen to understand what affects the bottom line. तो खवातीन को बिजनेस एक्यूमेन सीखने की ज़रूरत है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, डेटा लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, और बाकी सब आपको आता है। लोग चलाने कैसे, लोगों के साथ काम कैसे करना है, आपको सब कुछ आता है। बस चंद जो रिजवाना ने अभी हमें सिखाया उनको आप अडॉप्ट करें। You can be the future leader of any organization. Rizwana, thank you very much for amazing show. Thank you very much for clearing many difficult concepts जो आपने हमें आज सिखाए, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एक्विटी के हवाले से। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इजाज़त देंगी तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट करते हैं, तो DEI में जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हमें वेलकम करें। It will be a pleasure. थैंक यू। Thank you very much. गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर और किसी प्रोग्राम में आपके साथ। ज़रूर रंजीत, thank you very much for having me. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.